गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग इकोसिस्टम या परितंत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम से संबंधित जो शब्दावलियां थी उनके बारे में हमने जाना था। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इनके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, यानी आप ये समझ चुके हैं कि इकोसिस्टम या परितंत्र क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं या कितने भाग होते हैं साधारण भाषा में कहें तो जब हम इकोसिस्टम का कंपोनेंट यानी परितंत्र का घटक समझ चुके हैं कि उसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ठीक है, उसमें जीवित जीव जंतु भी हो सकते हैं, अजीवित भी होते हैं, परितंत्र में दोनों शामिल किया जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग ऊर्जा को या एनर्जी को भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझ रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस परितंत्र की फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है, ये कैसे कार्य करता है। तो पहले इसकी कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं, इसके कुछ गुण यानी प्रॉपर्टीज। पहली बात कि परितंत्र भले आपको देखने में लगता होगा कि ये स्थिर है, कोई भी इकोसिस्टम रुका हुआ आपको लग सकता है, लेकिन दरअसल ये डायनामिक होता है, गतिशील होता है। कैसे? क्योंकि परितंत्र का जो एक जीव होता है, एक जीव, ठीक है, ये दूसरे जीव से किसी ना किसी प्रकार गति के रूप में जुड़ा होता है। और ये गति किस रूप में देखी जाती है? ये देखी जाती है ऊर्जा के रूप में यानी एनर्जी के रूप में, या दूसरी भाषा में कहें तो भोजन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने घास और इसके साथ साथ टिड्डा, इसके साथ साथ मेढक और इसके साथ साथ सर्प यानी कि सांप, इन तीनों को हम देखें तो हम क्या जानते हैं कि इस घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो इनका जो फूड है या इनमें जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, यानी उसमें क्या पाई जा रही है? गति देखी जा रही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो परितंत्र होता है वो कैसा होता है? डायनामिक होता है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। परितंत्र रुका हुआ हम नहीं देखते हैं, किस रूप में? ऊर्जा या भोजन के रूप में जब देखते हैं तब। ठीक, इसके अलावा अगली बात जो है, इस परितंत्र का जो हमने अभी डायनामिक शब्द यूज किया है, गतिशील शब्द यूज किया है, इसको समझने के लिए हमें जानना है दो शब्द। एक को हम कहते हैं खाद्य जाल यानी फूड वेब, और एक को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। ये दो चीजें हमको देखना है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला है ये फूड चेन है। पहले जान जाते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड चेन क्या है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा था कि एक घास को यानी ग्रास को टिड्डा खा रहा था, टिड्डा को मेढक खा रहा था और मेढक को सर्प खा रहा था, या ये फूड चेन और भी लंबी हो सकती है। सांप को यानी सर्प को मोर भी खा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि फूड चेन क्या है? किसी भी परितंत्र में ये जो आप फूड चेन देखते हैं ये किसी और रूप में भी हो सकती है। जैसे यहीं पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस घास को एक बकरी खा रही है, ठीक है, बकरी को एक भेड़िया खा रहा है और भेड़िया को एक मान लो शेर खा रहा है। तो ये भी क्या है? फूड चेन है। तो किसी भी परितंत्र में यानी किसी भी इकोसिस्टम में जीवों के खाने का क्रम और खाए जाने का क्रम, कहने का मतलब क्या हो गया कि इस टिड्डा को ये मेढक खा रहा है, लेकिन ये मेढक सांप के द्वारा खाया जा रहा है, यानी सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड टू बी ईटेन। ये क्या कहलाता है? परितंत्र में खाद्य श्रृंखला कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। यानी कोई भी जीव किसी जीव को खा रहा है और किसी अन्य जीव के द्वारा खाया जा रहा है, इसका जो क्रम है इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम खाद्य श्रृंखला को समझ सकते हैं कि है कुछ नहीं, बस इतनी सी बात कि इसमें ऑर्डर है, क्रम है, एक सीक्वेंस है, किसको? किसी जीव को खाने का या किसी जीव के द्वारा खाया जाने का, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। अब इसमें आप एक चीज ये भी देखेंगे कि इस घास से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है इसमें, और इस टिड्डा से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है इसमें,
और यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये एक कंपोनेंट से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो रही है। अब यहीं पर एक नियम है जिसको हम कहते हैं 10% का नियम या 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था लिंडमान, ठीक है, या कई जगह इनको लिंडमैन पढ़ा भी आप देखेंगे। इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में जीवों की तरफ या खाद्य श्रृंखला में आगे की तरफ आप बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कम होती जा रही है, ठीक है, ऊर्जा डिक्रीज करती जाती है। और एक खाद्य स्तर से यानी घास से खाद्य स्तर एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी अंत में ऊर्जा वहां तक उतनी ही कम पहुंचेगी। इन्होंने एक बात और क्या बताई कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष ऊर्जा को वो जीव स्वयं उपयोग कर लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर समझे यहाँ पर कि 100% एनर्जी यहाँ पर है, 100% एनर्जी है, तो इस नियम के हिसाब से मात्र 10% एनर्जी यहाँ पर जाएगी, यानी 10%, ठीक है, इसका 10%। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको क्या समझेंगे, केवल 1%, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर और आगे देखें तो ये 0.01% हो सकता है। ऐसे ही ऊर्जा कम होती जाती है। तो आपसे प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है यहाँ पर, ये बात कि ये 3 ऑप्शन में दिए हों या ये चारों ऑप्शन में दिए हों, और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित जीवों में से किसी परितंत्र में सबसे कम ऊर्जा किस जीव में स्थानांतरित होगी या कहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में। तो आप बताएंगे, ये सोचेंगे आप कि सबसे अंत में कौन आ सकता है, वह उसी में सबसे कम एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसी को 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ शब्दों का कुछ ऑप्शंस को देखते हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है गाय, ठीक है, फिर लिखा है शेर, और फिर लिखा है घास, और फिर लिखा हुआ है मेढक, ठीक है। तो एक बात यहाँ हमेशा देखना है कि किसी भी परितंत्र का जो आधार होता है, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होती है खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की, वो हमेशा एक उत्पादक होता है, यानी प्रोड्यूसर होता है। जो हरा पेड़ पौधा हो सकता है, ग्रीन प्लांट या ट्री हो सकता है, या ग्रास हो सकती है, या वो कोई एल्गी हो सकता है, अगर हम समुद्र या जलीय परितंत्र की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आरंभिक कौन होगा, घास होगी, क्योंकि यहीं से खाद्य श्रृंखला फूड चेन स्टार्ट होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कम होती जाती है। तो आगे बढ़ने पर ऊर्जा कम होगी, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होगी, आरंभ में। आरंभ कहाँ से होता है, उत्पादकों से, यानी प्रोड्यूसर से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर होगी, आगे बढ़ने पर ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ कहा जाए कि मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, तो आप बताएंगे ग्रास में, घास में, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा कहाँ पर स्थानांतरित होगी, तो आप बताएंगे शेर में, यानी कि लायन में। पूछा जाए ऐसा क्यों, तो आप बताएंगे क्योंकि खाद्य श्रृंखला के फूड चेन में जो क्रम है उसमें इसका स्थान अंतिम आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ गए, इसको हम लिंडमैन लॉ या लिंडमान का 10% का नियम कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला की बात थी, यानी फूड चेन की बात थी। अब अगर इसी खाद्य श्रृंखला में कई सारे जीव, यानी कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएं, या खाद्य श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप या जटिल रूप क्या कहलाता है, तो उसको आप खाद्य जाल कहेंगे। इसको समझिए इस बात को, कैसे कि ये जो घास है, मान लेते हैं हम इस घास को बकरी खा रही है, ठीक है, इस घास को बकरी खा रही है, और ये खाद्य श्रृंखला फिर ऐसी बन गई। इस बकरी को मान लीजिए कोई अन्य जीव है और उसका नाम मान लीजिए टाइगर यानी बाघ, ठीक है, वो खा रहा है, ठीक। तो ये एक अलग तरह का जो है क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इस बकरी को मान लीजिए कोई अन्य जीव और खा रहा है, और हो सकता है मान लो वो क्या है, गीदड़ है,
ठीक है, ये भी और स्ट्रक्चर बन गया। या इसी घास को मान लीजिए खा रहा है कौन, भेड़, ठीक है, भेड़ खा रही है, अलग तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो जब हम देखते हैं कि कई तरह के यहाँ पे हमें खाद्य श्रृंखलाएं दिख रही हैं, फूड चेन्स दिख रही हैं, इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं, ठीक है। और जब एक खाद्य श्रृंखला की बात होती है तो उसको यानी कि एक ही प्रकार की या लीनियर या रैखिक रूप से देखते हैं तो उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या मिला आपको, अंतर ये मिला कि खाद्य श्रृंखला हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, उसकी एक दिशा होती है, ठीक है। एक दिशा का मतलब खाने और खाए जाने का क्रम कैसा होता है, रैखिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ कोई दिशा नहीं है, इसी घास को भेड़ खा रही है, इसी घास को बकरी खा रही है, इसी घास को टिड्डा खा रहा है, फिर इस टिड्डे को मेढक खा रहा है, उस मेढक को सांप खा रहा है, इस बकरी को गीदड़ भी खा रहा है, इस बकरी को बाघ भी खा रहा है, इस घास को भेड़ भी खा रही है। यानी ये मल्टी डायरेक्शनल है, बहुदिशीय है। बस यही एक अंतर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, ठीक है। ये बात भी समझ गए। इसमें जो जानने वाली प्रमुख बात है वो क्या है, ये 10% लॉ, ठीक है, याद रखिएगा। तो खाद्य किसी परितंत्र में जो ऊर्जा या भोजन का प्रवाह होता है या मूवमेंट होता है या फ्लो होता है वो इसी रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। कोई जीव किसी जीव को शिकार बनाता है और किसी अन्य जीव का शिकार बनता है, यही है परितंत्र का नियम, खाने का और खाए जाने का नियम, और इसी से संबंधित है 10% का नियम, ठीक है। ये बात समाप्त होती है किसकी, ऊर्जा के स्थानांतरण की। अब यहाँ एक बात और जाननी है, एक शब्द और होता है जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अभी आपने देखा था ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा कम होती जा रही थी, लेकिन अगर कोई रसायन है जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है, ठीक है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायन अक्सर ऐसे होते हैं, उनका जब एक खाद्य स्तर से यानी एक ट्रॉफिक लेवल से, एक खाद्य स्तर से दूसरे में जब आप जाते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है। उनकी मात्रा दूसरा खाद्य स्तर जाने पर उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। उदाहरण के लिए मान लीजिए DDT है, ठीक है, आप जानते हैं एक तरह का कीटनाशक होता है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन कहते हैं, इसका पूरा नाम है। सपोज करो ये किसी परितंत्र में, घास परितंत्र में छिड़क दिया गया है, ठीक है, ये घास है और इसमें मान लो DDT की मात्रा कुछ है, इतनी मात्रा है मान लो। इस घास को जब कोई टिड्डा खाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपने पूरे जीवन में केवल एक घास खाए, वो कई सारी घास खाएगा। और एक घास में अगर इतना DDT है तो कई सारी घास खाने पर मान लो DDT की मात्रा बढ़ करके इतनी हो जाए, ठीक है। और इस टिड्डा को जब कोई मेढक खाएगा तो उस मेढक में ऐसा तो होगा नहीं कि अपने जीवन में केवल एक ही टिड्डा खाएगा, और एक टिड्डा में अगर इतना DDT है तो मान लो कई टिड्डा खाएगा तो उसमें इतना DDT हो जाए, ठीक है। हम आकार बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब केवल मात्रा बढ़ रही है, ये जानते रहिएगा। और इस मेढक को मान लीजिए सांप खाता है या मोर खाता है या कोई अन्य जीव खाता है, तो हम देखेंगे उसमें मात्रा बढ़ती जाएगी। यानी जब किसी केमिकल की या रसायन की या पदार्थ की मात्रा एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में बढ़ती जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, या हिंदी में इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा आगे बढ़ने पर कम हो रही थी, लेकिन अगर कोई रसायन बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि वो अपघटित या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे वो मान लीजिए टिड्डा ने ये DDT इसके पेट में आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में या फिर उपापचयी क्रिया में ये नष्ट नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे ही बना रहेगा। इसीलिए ऐसे पदार्थों पर या ऐसे रासायनिक पदार्थों पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो DDT क्या है, प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक, ये बात समझते जाइएगा। तो अगर बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस हम देखें, अच्छा इसको दूसरी तरीके से समझो तो अगर किसी समुद्र में मान लीजिए DDT मिल गया है
या मरकरी मिल गया है, पारा मिल गया है, तो छोटी मछली जो होगी वो बड़ी मछली के द्वारा खा ली जाएगी, और उससे बड़ी जो मछली होगी उसको खा लेगी, उससे बड़ी जो मछली होगी उसको खा लेगी, और ऐसे हम देखते जाएंगे कि क्रम वाइज या क्रम के हिसाब से डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है, परितंत्र में, चाहे वो स्थलीय परितंत्र हो चाहे वो जलीय परितंत्र हो, ये पाया जा सकता है। और इस प्रक्रम को, इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊर्जा और जैव आवर्धन यानी 10% का नियम और बायोमैग्निफिकेशन, ये दोनों बातें कभी नहीं भूलना, याद रखना। ये था परितंत्र का, जो परितंत्र की फंक्शनिंग थी, ठीक है, कि कैसे ऊर्जा जो है स्थानांतरित हो रही है एक जीव से दूसरे जीव में। अब हम देखते हैं कि परितंत्र आखिर कितने प्रकार का होता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण बताया कि घास और टिड्डा का क्रम, और दूसरी बात बताई मछलियों का। तो नो डाउट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, स्थलीय परितंत्र में मछलियां तो पाई नहीं जाएंगी, यानी परितंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम इनको समझें कि परितंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परितंत्रों को प्राकृतिक यानी नेचुरल, ठीक है, और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, दो भागों में सबसे पहले हम विभाजित करते हैं, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। अब प्राकृतिक में हम कई तरीके की चीजें देख सकते हैं, जैसे एक हम देखेंगे स्थलीय परितंत्र, ठीक है, स्थलीय परितंत्र, और दूसरा हम देखेंगे जलीय परितंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कृत्रिम में कैटेगराइजेशन हम नहीं करेंगे, बस ये समझ लो कि जितनी भी चीज़ें मानव निर्मित हैं यानी मैन मेड हैं, वो सब की सब क्या होंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होंगे। उदाहरण के लिए किसी स्थान पर अगर कोई इंडस्ट्रियल सेटअप लगता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेटअप लगता है, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो एक कृत्रिम परितंत्र होगा, ठीक है। उसके भी अपने कंपोनेंट होंगे, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स होगा, वहाँ पे कुछ मशीनरीज होंगी, वो उसके अपने कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो भी एक तरह का कृत्रिम परितंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। या मान लीजिए आप कोई जो है तालाब बनाते हैं, ठीक है, पॉन्ड, तो तालाब जो आपने बनाया है वो नेचुरली नहीं था, वो आपने बनाया है, तो ऐसे परितंत्र को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कृत्रिम परितंत्र। अगर वो नेचुरली कोई तालाब है तो जलीय परितंत्र होगा और प्राकृतिक होगा। आप देखते हैं जो एक्वेरियम होते हैं यानी मछलियाँ पाली जाती हैं जिसमें, या कुछ जलीय जीव जंतुओं को पालते हैं या शैवाल लगाए जाते हैं, है ना, वो सब के सब कैसे हैं, वो कृत्रिम है, एक्वेरियम। या जो किसान का अपना खेत है ना, क्रॉप लैंड है, वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का कृत्रिम इकोसिस्टम है, क्योंकि खेत आपका अपना है, आप उसमें जब धान उगाते हैं तो उस धान के खेत का एक परितंत्र बन जाता है। उसमें धान के पौधे जो हैं उत्पादक का काम करते हैं, वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं ये अपघटक का काम करते हैं, और जो संबंधित जीव जंतु हैं वो भी किसी न किसी तरीके से क्या है, उसी परितंत्र का घटक है। जैसे ही आपने वो खेत काट दिया, परितंत्र क्या हो गया, समाप्त। अब नए तरीके से फिर से उसमें परितंत्र विकसित होगा, है ना, जीव जंतु विकसित होंगे, वो अलग माइग्रेट करके चले जाएंगे। तो एक तरह का छोटे स्तर पर भी हम देखें तो एक तरह का क्या है, परितंत्र है, लेकिन आप स्वयं कर रहे हैं इसलिए वो क्या है, कृत्रिम है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल है। अब हम मेन या मुख्य रूप से देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र क्या हैं, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या हैं। तो नो डाउट जो परितंत्र स्वतः बनते हैं, जिनको आप नहीं बनाते हैं, जैसे समुद्र, ये बनते नहीं है ना, ये प्राकृतिक रूप से हैं। कैसे हैं, आपको ज्योग्राफी में बताया जाएगा कि समुद्र कैसे बने। तो या वन यानी फॉरेस्ट, ये बने हैं पहले, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, फॉरेस्ट लगा नहीं रहे, वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन पूरा वन थोड़ी बना सकते हैं कि अमेजन का फिर से जंगल बना दें हम, है ना। तो इस तरह के जो परितंत्र हैं या मरुस्थल, है ना, जो प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, वो सब क्या हैं, स्थलीय परितंत्र होंगे। समुद्र क्या होगा, जलीय परितंत्र होगा। देख लेते हैं हम स्थलीय परितंत्र में अगर हम देखें तो इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो ग्रास लैंड होते हैं, है ना, घास का मैदान, नाम सुना होगा, प्रेरी, सवाना, वेल, डाउन्स, है ना, इन सब की बातें। तो ग्रास लैंड यानी घास के मैदान भी क्या है, एक परितंत्र है। घास के मैदान एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक है, ठीक है, स्थलीय है। दूसरे जो वन होते हैं यानी फॉरेस्ट,
वन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, सदाबहार वन हो सकते हैं, पर्णपाती वन हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे। और तीसरा जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम यानी मरुस्थलीय परितंत्र, ये भी कैसा है, स्थलीय है। तो इन 3 तरीकों से हम स्थलीय परितंत्र को समझ सकते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय परितंत्र। अब बात करते हैं जलीय परितंत्र की। तो जलीय परितंत्र भी 2 रूपों में हो सकता है। जल कैसे होते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर हो सकता है यानी ताज़ा पानी जिसमें साल्ट की मात्रा, लवण की मात्रा ना के बराबर हो या ना हो, ठीक है। और दूसरा जिसमें साल्ट की मात्रा अधिक हो, उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम मरीन वाटर कहेंगे या उसको सैलाइन वाटर कहेंगे। तो हम देखते क्या हैं कि अगर इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें यानी मीठे जल का परितंत्र या खारे जल का परितंत्र, तो पहले हम देख लेते हैं खारे जल का परितंत्र, ठीक है। खारे जल का परितंत्र यानी सैलाइन वाटर का इकोसिस्टम, या इसी को मरीन इकोसिस्टम कह सकते हैं, खारे जल का परितंत्र। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, समुद्र यानी कि ओशियन या सी, ठीक, ये हो सकता है। और दूसरा देखते हैं मीठे जल का परितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मीठे जल का परितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जैसे कोई तालाब। अच्छा, ये फ्रेश वाटर भी 2 तरीके के हो सकते हैं, कैसे, ये भी जान जाइए। ये फ्रेश वाटर अगर चल रहा है यानी मूव कर रहा है जैसे नदी, ठीक है, या फ्रेश वाटर रुका हुआ है जैसे तालाब। तो जब बह रहा है तो उसको हम कहते हैं लेंटिक। क्या कहते हैं, लेंटिक, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। उसको हम क्या कहेंगे, लेंटिक कहेंगे। और अगर ये रुका हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, लोटिक कहेंगे। एक मिनट फिर से समझ जाइए, अगर ये जल चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको लोटिक कहेंगे, और रुका हुआ है तो लेंटिक कहेंगे। जैसे लेंटिक का उदाहरण हम देखें तो तालाब, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया गया कोई तालाब या कोई झील, ये क्या है, ये लेंटिक इकोसिस्टम है। लेकिन अगर हम किसी नदी या नहर की या झरने की बात करें जो प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, लोटिक कहेंगे। इतनी तरीके से हमने समझा कि परितंत्र होता है। अब इनका अलग अलग जो है इनकी क्रियाविधि हो सकती है, लेकिन आधार एक ही होगा, वो क्या, उत्पादक। चाहे इस परितंत्र को देखो, चाहे इस परितंत्र को, चाहे इस परितंत्र को, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी को भी आप क्या देखेंगे, हर एक प्रकार के इकोसिस्टम का जो बेस है, आधार है, वो क्या है, उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ की हम बात करते हैं, घास के मैदान में प्रोड्यूसर कौन होगा, ग्रासेज होंगी, घास होंगी। वन में कौन से होंगे, जो ट्रीज हैं यानी वृक्ष। स्थलीय परितंत्र की बात करें, मरुस्थलीय परितंत्र की बात करें तो यहाँ पर जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, या जो कैक्टस पाए जाएंगे, यहाँ ज़्यादा वन नहीं पाए जाते मरुस्थल में, ठीक है, वो यहाँ के परितंत्र हो जाएंगे। खारे जल की बात करें तो इसमें जो एल्गी होते हैं, ठीक है, शैवाल, वो क्या है, यहाँ के प्रोड्यूसर हैं। वाटर में हमेशा एल्गी की बात करेंगे, ठीक। और जब नदियों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, परितंत्र चाहे जैसा हो, उसका जो बेस होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं। अब इन परितंत्रों को अलग अलग तरीके से हमको पढ़ना है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, जो मरुस्थलीय परितंत्र के पौधे होंगे उनकी विशेषता वन के वृक्षों से अलग होगी। पौधे दोनों हैं लेकिन दोनों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा, चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहाँ के वृक्ष आपको कांटेदार मिलेंगे, उनकी जड़ों की लंबाई ज़्यादा रहेगी, ठीक है। वहाँ पे जो जंतु मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, उनके पैर लंबे लंबे रहेंगे। क्यों लंबे रहते हैं, चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। या घास मैदानों की बात करेंगे तो ग्रासेस का अलग ही पूरा एनाटॉमी या यहाँ के रहने वाले जीवों की विशेषताएं अलग अलग होंगी, ठीक है। इन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू।